वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब तक जो हमने करा है उसमें हमने इसके आर्टिकल 1 टू लेके 8 तक ऑलरेडी कर लें, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स, ऑर्गन्स, ये सब यूएनओ की क्यों इंपॉर्टेंस हुई, कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उसमें प्रियम्बल, ये सब कवर कर लिया। अब हम चलते हैं इसके ऑर्गन्स के बारे में। तो सबसे पहला ऑर्गन जो यूनाइटेड नेशन का हम पढ़ेंगे वो है जनरल असेंबली। इसके बाद आते सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सब मिला के 6 ऑर्गन्स होते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फॉरमोस्ट ऑर्गन जो है वो है जनरल असेंबली, जो चैप्टर नंबर 4 में। ये हमेशा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौन से आर्टिकल में जनरल असेंबली की बात की गई। तो आर्टिकल 9 में जनरल असेंबली की बात की गई है और जनरल असेंबली का कंपोजिशन हुआ है। कंपोजिशन का मतलब कौन कौन जनरल असेंबली के मेंबर बनेंगे। तो हर एक मेंबर स्टेट्स जो होंगी वो जनरल असेंबली की मेंबर होंगी। अब यहाँ पे जो भी यूएनओ के को रेक्टिफाई करेगा, जो भी यूएनओ के पार्ट बनेगा, जैसे सूडान 2011 में बना था, तो वो ऑटोमेटिकली जनरल असेंबली का पार्ट बन जाएगा। हर एक स्टेट का, ठीक है, 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो इंडिया के 5 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे होंगे। इसी तरीके से 193 स्टेट्स हैं, उन सब के 5-5 रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे वो जनरल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और जनरल असेंबली में प्रेजेंट होंगे। जनरल असेंबली की क्या फंक्शंस और पावर्स हैं वो आर्टिकल 10 में दिया गया है। जनरल असेंबली में भी डिस्कस एनी क्वेश्चन on any matter within the scope of present charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present charter and except as provided in article 12 may recommendation to the members of this United Nation or Security Council or both or any such question or matter। तो बेसिकली जनरल असेंबली कोई भी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर सकती है। इसके अलावा जब वो डिस्कस करेगी तो इसमें एक एक्सेप्शन है जो है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में जो चीज़ें दी गई हैं उनको छोड़ के जनरल असेंबली कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकती है और साथ में रिकमेंडेशंस बना सकती है। किसके लिए? जो यूएनओ के मेंबर स्टेट्स हैं उनके लिए, और अगर मेंबर स्टेट्स के लिए नहीं बना रही है तो सिक्योरिटी काउंसिल के लिए भी बना सकती है, ठीक है, और सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, ठीक है, यूएनओ के मेंबर स्टेट्स और सिक्योरिटी काउंसिल। और ये भी हो सकता है कि सब सिचुएशन ऐसी आ जाए कि हर एक मेंबर स्टेट के लिए उसे रिकमेंडेशन देनी पड़े और सिक्योरिटी काउंसिल के लिए भी, तो दोनों को कलेक्टिवली भी वो रिकमेंडेशन दे सकती है। आर्टिकल 11 बात करता है जनरल असेंबली में कंसिडर द ग्रेट प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी लाने के लिए जनरल असेंबली को एक बहुत ग्रेट कंसिडरेशन जो है वो माना गया है, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल्स गवर्निंग डिसआर्मामेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द आर्मामेंट्स and may make a recommendation with regard to such principle to the members or the Security Council or both। और यहाँ पे जनरल असेंबली ने रिकमेंडेशंस भी दी हैं और देती है डिसआर्मामेंट का, कि ज़्यादा युद्ध ना हो तो इसलिए वेपन्स ही ना बनाओ, डिसआर्मामेंट करें और रेगुलेट करें कि जो वेपन्स हैं उनको रेगुलेट करें। और इन सब चीज़ के रिकमेंडेशन वो मेंबर स्टेट को भी दे सकती है, सिक्योरिटी काउंसिल को भी दे सकती है और दोनों को दे सकती है। जनरल असेंबली में डिस्कस एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकती है रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को लेके जनरल असेंबली कोई भी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर सकती है, ब्रॉट बिफोर इट बाय एनी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन वो क्वेश्चन के रिगार्डिंग जनरल असेंबली के सामने प्रपोजल लेके आएगा। तो वो कोई भी लेके आ सकता है, कोई भी मेंबर स्टेट ऑफ यूएनओ या सिक्योरिटी काउंसिल या सब, अगर कोई मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन का, इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 35 एक्सेप्ट एज प्रोवाइड अंडर 12 में डिस्कस, ठीक है। अब यहाँ एक जो चीज़ क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्या मेंबर स्टेट्स ही क्वेश्चन ला सकती है? नहीं, नॉन मेंबर स्टेट्स भी जो हैं, यहाँ पे ये जो बात है विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 35। लेकिन आर्टिकल 35 पैरा 2 में एक्सेप्ट एज एक्सेप्शन 12 भी है, एक नॉन मेंबर, ठीक है, जो मेंबर नहीं है यूएनओ का, वो भी यहाँ पे क्वेश्चन जो है सिक्योरिटी काउंसिल के सामने वो जनरल असेंबली के सामने ला सकता है और जनरल असेंबली उसके बारे में डिस्कशन कर सकती है। सेम वेज मेंबर स्टेट्स को, सिक्योरिटी काउंसिल को, और क्योंकि यहाँ पे नॉन मेंबर भी जो यूएनओ का वो भी कोई मैटर लेके आएगा तो उस नॉन मेंबर को भी उसकी रिकमेंडेशन रेफ़र कर सकती है और ऐसे एक्शन लेने के लिए भी सिक्योरिटी काउंसिल को बोल सकती है जैसा डिस्कशन करने के बाद जनरल असेंबली को फील हुआ हो।
General Assembly may call the attendance of Security Council to situation which are likely to endanger international peace and security. तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जनरल असेंबली को ऐसा लगता हो कि अब इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी खतरे में है, तो उसके रिगार्डिंग अटेंशन जो है सिक्योरिटी काउंसिल की भी जनरल असेंबली ला सकती है. पावर ऑफ जनरल असेंबली में सेट फोर्थ इन आर्टिकल नॉट लिमिटेड द जनरल पावर ऑफ आर्टिकल 12. जनरल असेंबली जो है वो अपनी पावर्स को जनरल स्कोप में ला सकती है, लेकिन 12 के स्कोप में वो आने चाहिए. आर्टिकल 12 जो एक्सेप्शन की बात अब तक हुई है वो है क्या? जब सिक्योरिटी काउंसिल एक्सरसाइज कर रही हो रेस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट और सिचुएशन फंक्शन असाइन टू इट इन द प्रेजेंट चार्टर, द जनरल असेंबली शैल नॉट मेक एनी रिकमेंडेशन विद रिगार्ड टू दैट डिस्प्यूट सिचुएशन अनलेस सिक्योरिटी काउंसिल सो रिक्वेस्ट. तो सबसे पहली सिचुएशन ये है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल किसी चीज़ डिस्प्यूट के बारे में या सिचुएशन के बारे में अपने फंक्शन एक्सरसाइज कर रही है, तो उस सिचुएशन में जनरल असेंबली कोई भी रिकमेंडेशन उस डिस्प्यूटेड सिचुएशन के बारे में नहीं करेगी जब तक सिक्योरिटी काउंसिल रिक्वेस्ट ना करे. दूसरा, सेक्रेटरी जनरल विद द कंसेंट ऑफ जनरल सिक्योरिटी काउंसिल शेल नोटिफाई जनरल असेंबली टू एट ईच सेक्शन of any matter relating to the maintenance of international peace and security which are being dealt by Security Council, and shall also similarly notify the General Assembly or the member of the United Nations if the General Assembly is not in session. Immediately the Security Council cease to deal with such matter. अब जैसे वो सिचुएशन ये है कि सेक्रेटरी जनरल जो होंगे वो सिक्योरिटी काउंसिल की कंसेंट के बाद नोटिफाई करेंगे जनरल असेंबली को हर एक सेशन में कि हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, अब आप इसके रिगार्डिंग एक्शन ले, और ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के रिलेटेड क्वेश्चन है, अब आप इसको डील करें. और जैसे ही जनरल असेंबली को ये दिया जाएगा, है ना, तो सिक्योरिटी काउंसिल सीज हो जाएगी उस एक्शन में काम करने के लिए. आर्टिकल 13 बात करता है जनरल असेंबली शेल इनिशिएट स्टडीज एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर द पर्पस ऑफ. जनरल असेंबली फॉलोइंग चीज़ के बारे में स्टडी को इनिशिएट कर सकती है और रिकमेंडेशन कर सकती है, जैसे प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द पॉलिटिकल फील्ड एंड एनकरेजिंग द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इट्स कोडिफिकेशन. एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन को पॉलिटिकल फील्ड में लाने के लिए और एंगेज करना प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट में इंटरनेशनल लॉ के और उसको कोडिफाई करना. प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ फील्ड एंड असिस्ट इन द रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर ऑल विदाउट डिस्टिंग एज टू रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन. प्रमोटिंग करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ फील्ड को, ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस एंड पावर ऑफ जनरल असेंबली विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर मेंशन इन पैराग्राफ बी अबव आर सेट फॉर इन चैप्टर नंबर 9 एंड 10. चैप्टर नंबर 9 और 10 में इस चीज़ के रिगार्डिंग फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर जो जनरल असेंबली की हैं वो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में दी हुई हैं. आर्टिकल 14 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 12 द जनरल असेंबली में रिकमेंडेड मेजर्स फॉर द पीसफुल एडजस्टमेंट ऑफ एनी सिचुएशन. अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है जिसका पीसफुल एडजस्टमेंट हो सकता है तो जनरल असेंबली रिकमेंडेशन दे सकती है, एक्सेप्ट हमेशा 12 जो है वो एक्सेप्शन है. विच इट डीम्स लाइकली टू इम्पेयर द जनरल वेलफेयर और फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन एंड इंक्लूड सिचुएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द प्रेजेंट चार्टर सेट फॉर द पर्पस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है उसमें जो पर्पस और प्रिंसिपल्स दिए हैं उन सब को कंसिडर करके उस सिचुएशन को वो हैंडल करेगी. आर्टिकल 15 कहता है जनरल असेंबली शैल रिसीव एंड कंसिडर एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट फ्रॉम सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल से हमेशा जनरल असेंबली रिसीव करेगी एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट. दीज रिपोर्ट शैल इंक्लूड एन अकाउंट फॉर मेजरिंग दैट द सिक्योरिटी काउंसिल हैज डिसाइडेड अपॉन और टेकन टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की क्या मेजर सिक्योरिटी काउंसिल ले रही है या डिसाइड किया इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए. जनरल असेंबली शैल रिसीव एंड कंसिडर रिपोर्ट फ्रॉम द अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. साथ में जनरल असेंबली अदर ऑर्गन्स जो हैं उनसे भी रिपोर्ट्स को लेगी जैसे सिक्योरिटी काउंसिल से ले रही है. आर्टिकल 16 क्या कहता है जनरल असेंबली शैल परफॉर्म सच फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप सिस्टम एज असाइंड टू इट अंडर चैप्टर नंबर 12, 13 इंक्लूडिंग द अप्रूवल ऑफ ट्रस्टीशिप एग्रीमेंट फॉर एरियाज नॉट डेजिग्नेटेड एज स्ट्रेटेजी. तो यहाँ ट्रस्टीशिप काउंसिल के रिलेटेड रूल्स हैं और वो रूल्स चैप्टर नंबर 12 और 13 में दिए गए हैं.
आर्टिकल 17 क्या कहता है? जनरल असेंबली शैल कंसिडर एंड अप्रूव द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का बजट कौन बनाता है? यहाँ पे ये बजट वर्ड जो है ना, ये क्वेश्चन अराइज करता है कि बजट कौन बनाता है? तो सिक्योरिटी काउंसिल बजट बनाती है, ठीक है। जनरल असेंबली बजट बनाती है। द एक्सपेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शैल बी बोर्न बाय द मेंबर्स एज अपोर्शनेट बाय द जनरल असेंबली। जैसे जनरल असेंबली प्रपोर्शनेट करेगी कि हर किसी को कितना कितना पे करना है, तो उसकी जो मेंबर स्टेट्स हैं वो जनरल असेंबली के एक्सपेंडिचर्स को बेयर करेंगे, बॉन्ड करेंगे, और बजट जो है वो जनरल असेंबली बनाएगी। जनरल असेंबली शैल कंसिडर एंड अप्रूव एनी फाइनेंशियल एंड बजटरी अरेंजमेंट विद a specialized agency referred to it under Article 57 and shall examine the administrative budget of such a specialized agency with a view to of making recommendation to the agency concerned। ठीक है, बजट बनाएगी, उसको एग्जामिन करेगी, और जो एजेंसीज हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं उनको भी एग्जामिन करेगी, उनकी भी बजट को देखेगी। वोटिंग कैसे होगी? हर एक मेंबर जो होगा जनरल असेंबली के एक वोट देगा 2/3 मेजोरिटी के साथ। ये वर्ड जो है ना 2/3 मेजोरिटी, ये क्वेश्चन आता है। 1 वोट 1 मेंबर, बेशक जो है 1 × 5 रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन इन सब का एक वोट है। 2/3 मेजोरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। यहाँ पे भी 2/3 मेजोरिटी, कितना भी कैसा भी क्वेश्चन हो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 19 कहता है मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन द एरर ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव नो वोट। उस मेंबर की कोई वोट नहीं होगी जो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करता हो, फाइनेंशियली पेमेंट नहीं करता हो, या पेमेंट में एरर्स हैं जनरल असेंबली में। अमाउंट एरर इक्वल टू और एक्सीड द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ड्यू फ्रॉम इट फॉर द प्रीसीडिंग 2 फुल ईयर्स। 2 साल, कम से कम 2 साल उसने नहीं दिया हो तो उसको कोई वोट नहीं दी जाएगी, ठीक है। जनरल असेंबली में नेवर द लेस परमिट सच मेंबर टू वोट इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट फेलियर टू पे इज ड्यू टू कंडीशन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मेंबर्स। अगर एक्सेप्शन ये है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें बियॉन्ड उस मेंबर स्टेट के है, और बियॉन्ड दैट सिचुएशन आ गई कि वो नहीं दे पा रहा है इस फॉलोइंग सिचुएशन की वजह से, तो फिर वो जो है वो उसको अलाउ कर देंगे। क्या प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर आर्टिकल 12 में ये है कि वो हर एक टाइम रेगुलर मीटिंग करेंगे, स्पेशल सेशंस होंगे। स्पेशल सेशन शैल बी कन्वेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। जो सेक्रेटरी जनरल होंगे उसके रिक्वेस्ट पे, जब उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल करेगी, तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर पे एक रेगुलर मीटिंग होगी। आर्टिकल 21 बात करता है जनरल असेंबली शैल अडॉप्ट ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड इट शैल इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट फॉर ईच सेशन। हर एक सेशन के लिए एक प्रेसिडेंट होंगे और वो अपने खुद का प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगी। इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। द जनरल असेंबली में इस्टेब्लिश सच सब्सिडरी ऑर्गन एज ए डीम फिट फॉर नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स क्वेश्चन फंक्शंस। जैसे जनरल असेंबली को सही लगेगा ना, वैसे ही वो सब्सिडरी ऑर्गन्स भी इस्टेब्लिश कर सकती है, और उनकी और उसकी जो परफॉर्मेंस और फंक्शंस हैं वो खुद डिसाइड करेंगी एज ए डीम फिट। इस तरीके से जनरल असेंबली हमारा आज कंप्लीट होता है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो रिमेनिंग 5 ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ आएगी। थैंक यू।